प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका फिर से स्वागत है। अब मजे में है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3 का अगला सवाल, जो हमने 4 तक बना के छोड़ दिए थे उसके ठीक बाद वाले सवाल। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा प्रश्न संख्या 5 हमसे ये पूछ रहा है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से, मतलब 3 सदिश हमें गिवन है, दे रखे हैं। ये 3 सदिश हमको पहले से दे रखा है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और ये तीसरा वेक्टर है। 3 सदिश हमें दे रखे हैं और कहता है कि प्रत्येक मात्रक सदिश है, मतलब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। प्रत्येक सदिश इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है। तो पहले हम सदिश को देखते हैं कि इसका नाम नहीं है तो नाम दे देते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं, है ना। और उसके बाद इसका मापांक निकालते हैं। अगर मापांक 1 हो जाए, अगर मापांक 1 आ गया तो ये सब सदिश इकाई सदिश होंगे। हम देखते हैं इसके मापांक क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। माना इसको हम ए वेक्टर देते हैं, तो इसका नाम हो गया ए वेक्टर 1/7 इंटू 2i + 3j + 6k। ये हमारा ए वेक्टर हो गया। अब सुनो, ए वेक्टर का इकाई सदिश है कि नहीं चेक करते हैं। तो ए वेक्टर का मॉड करो, अगर 1 आ गया तो ये हो जाएंगे इकाई सदिश, तो 1/7 और बाद बाकी के जो सब वैल्यू है उस सबको हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3j, उसके बाद 6k। अब इसका मॉड करते हैं। मॉड में हमने सिखलाए थे आपको, जब मॉड करेंगे तो इसके जो आई जे के का जो गुणांक होगा, बगल में जो नंबर होगा, उस सारे का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दिक् अनुपात के वर्गों का जोड़। तो ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। पूरा हिसाब किताब करेंगे तो यहां से देखो कि यहां से 4 आ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएंगे 36। 36 4 40 और +9 तो 49। तो ये हो गया अपना 49। हमने पढ़ा है 49 का वर्गमूल निकल के आएगा, वो हो जाएगा 7। तो यहां से हो जाएंगे 1/7 × 7। अब देखो इसका वैल्यू क्या आया, तो 1 हो गया। बताओ ये 1 किसके मान है, तो ए वेक्टर के मॉड के मान है। तो मॉड ए वेक्टर हो गया हमारा 1। तो ए वेक्टर कैसा सदिश, इकाई सदिश। बस यही चेक करना है बी वेक्टर पर। इसको हम बी वेक्टर नाम दे देंगे, फिर इसका नाम दे देंगे सी वेक्टर। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला वेक्टर, तो बी वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर। तो 1/7 और फिर 3i - 6j + 2k। अब ये इकाई सदिश है कि नहीं, तो जिस प्रकार से, जिस प्रक्रिया से हम गुजरे थे ए वेक्टर के लिए, बस बी वेक्टर में भी वैसा ही करेंगे हम। तो बी वेक्टर का मॉड कर दो, आ गया 1 तो हो गया हमारा बी वेक्टर भी इकाई सदिश। तो बी वेक्टर का मॉड करेंगे तो मॉड बी वेक्टर, और ये हो जाएंगे 1/7 जो हमारा बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद हमने बोला है अभी आई जे के बगल में जो सब होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं, इसी के वर्गों के जोड़ का वर्गमूल निकालते हैं। तो ठीक आई के बगल में 3 का स्क्वायर, जे के बगल में -6 का स्क्वायर, के बगल में 2 का स्क्वायर, और फिर यहां से आगे बढ़ेगा तो हमारा वैल्यू आएगा 1/7 और फिर 9 प्लस ये हो जाएगा 36 प्लस यहां से हो जाएंगे हमारा 4। अब बताओ सबका जोड़ घटाव करेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा क्या मिलेगा, तो मिलेगा √49। फिर इसका वर्गमूल क्या होंगे, तो इसका वर्गमूल हो जाएंगे फिर 7 और फिर इसे ही कैंसिल आउट, हमारा पूरा 1 आ गया वैल्यू। तो मतलब बी वेक्टर भी इकाई सदिश है। आप इसी तरह से चेक कर लेना इस वेक्टर को और इसको नाम दे देना सी वेक्टर। और जैसे हमने बी वेक्टर का मॉड कर लिया, आ गया 1, उसी तरह से सी वेक्टर के भी मॉड आ जाएंगे हमको 1। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इकाई सदिश है। प्रश्न में एक और बात पूछता है, और वो हमसे ये पूछ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब या ऐसे ये वेक्टर और वेक्टर तीनों सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। याद रखो हमने लंब होने के शर्त बताए थे, या अगर आप फिर से जानना चाहते हो तो समझो इस बात को।
दो सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उसका शर्त यह है कि दोनों सदिशों का डॉट गुना शून्य होते हैं, तब वो हो जाएगा एक दूसरे पर लंब। हमने पढ़ा था ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट गुना को, तो हमने उसमें सीखा कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इस प्रकार से हो। ये हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा मॉड ए वेक्टर फिर मॉड बी वेक्टर और कॉस कितने डिग्री, तो कॉस 90। तो कॉस 90 का मान जानते हो क्या होते हैं, कॉस 90 का मान 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा 0। तो यहां से वैल्यू आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये कब, तो ये तो तब होगा ना जब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर 90 का कोण बनाएंगे, 90 पर होंगे। तो ए डॉट बी बराबर 0, तो हो गए दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ये वेक्टर हमारा जो पहला वेक्टर है ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये बन जाएंगे बी वेक्टर। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले लिखा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकालते हैं। तो सबके नाम आप अलग अलग लिखोगे, ए वेक्टर ये बनेगा, बी वेक्टर ये बनेगा, सी वेक्टर ये बनेगा। तो ए डॉट बी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 1/7 इंटू 2i प्लस 3j और फिर 6k, और उसके बाद फिर यहां से डॉट, फिर इसको हमने ए वेक्टर माना, इसको मानेंगे बी वेक्टर, तो 1/7 3i और उसके बाद -6j, उसके बाद प्लस में 2k। यहां तक ठीक है। अब देखो हम जब डॉट गुना करेंगे तो क्या होगा, जो बाहर जो वैल्यू है हमारा उसको हम बाहर रख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1/7 इंटू 1/7, और देखो ये अंदर में जो दिक्कनुपात है, दिक्कनुपात से दिक्कनुपात के गुणनफल करेंगे। याद होना चाहिए, हमने पीछे वीडियो में बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर का दिक्कनुपात डायरेक्शन रेशियो a1 b1 a1 a2 a3 और बी वेक्टर का b1 b2 b3 होता है, तब होता है a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। ये कहाँ मिलेंगे, 1 1 वाले तो i के बगल में, 2 2 वाले कहाँ मिलेंगे, j के बगल में, 3 3 वाले कहाँ मिलेंगे, k के बगल में। तो इस तरह से हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ये फार्मूला है, जो फार्मूला अभी हम अप्लाई करेंगे। ध्यान देना, यही फार्मूला वहां अप्लाई करने वाला है। तो यहां से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से, और फिर 1 1 वाले a1 b1 तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 प्लस फिर 3 फिर a2 b2 तो a2 b2 तो ये हो जाएंगे 3 इंटू -6। फिर आगे चलेंगे 6 इंटू 2 तो ये हो जाएंगे 6 इंटू 2। अब यहां से आगे बढ़ाते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा 1/49 इंटू ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस में ये जो वैल्यू होगा हमारा वो 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा माइनस में 18 18, फिर प्लस में 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब बताओ 12 और 6 ये दोनों जुटेंगे तो 18, तो 1/49 इंटू और ये हो जाएंगे 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। 1/49 इंटू 0 बराबर 0। अब बताओ हमने क्या कर दिया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट गुना किया, और डॉट गुना करने से क्या मिला, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट गुना करने पर हमारा मान आ गया 0। तो हम यहां से लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंब है। तो हम यहां से लास्ट में भाषा लिख देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा पता चला, जो सब कांस्टेंट थे उस सबको बाहर में करके गुना कर दिए, और यही फॉर्मूला दिक्कनुपात के गुणनफल, आई वाले से आई वाले का, जे वाले से जे वाले का, के वाले से के वाले का, और वही सब हमने किया, आई से आई वाला 2 और 3 का, फिर जे वाले से जे वाले का तो 3 से -6 का, फिर के वाले से के वाले का तो 6 और 2 का, फिर हिसाब किताब करके हमारा 0 आ गया। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा आ रहा है 0। इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हुए, लंब हुए। तो लिखेंगे यहाँ पर भाषा में, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसीलिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर पर। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर लंब है। तो हमने सिद्ध कर दिए। अब सुनो, इसको हमने ए माने थे, इसको माने थे बी, इसको मानेंगे सी। तो सुनो, तो अब ए और बी का तो हमने डॉट गुना कर लिया,
जीरो आ गया, पता चल गया ए और बी लंब है। तो आप ऐसे ही करोगे बी और सी का, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का आप करोगे तो फिर यहां से मिलेगा, फिर उसके लिए जीरो आएंगे। फिर इसी तरह से सी वेक्टर और ए वेक्टर, ये दोनों का डॉट गुना करोगे तो आप इसके बाद करोगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और वही प्रक्रिया अपनाओगे जो आप हमने ए डॉट बी का किया था, वैसा ही बी डॉट सी, मतलब ये दोनों को लेकर चलेंगे और फिर से आएंगे आपको जीरो जैसे आया है। और फिर जब ये हो जाएगा तो हमको बी और सी एक दूसरे पर लंब है, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर सी और ए दोनों का डॉट गुना करेंगे, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर ये भी हमारा जीरो होता है तो हमारा ये भी पता चल जाएगा कि तीसरे वेक्टर और पहले वेक्टर ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हमारा अगला सवाल में हम चलते हैं, फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इस प्रकार से हम जब ए डॉट बी निकालेंगे, बी डॉट सी निकालेंगे, सी डॉट ए निकालेंगे, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि ये तीनों सदिश एक दूसरे पर परस्पर लंब है, क्योंकि एक दूसरे के साथ डॉट गुना करके हमने जीरो पाया है। तो लास्ट में हम यह लिख देंगे कि ये तीनों सदिश एक दूसरे पर परस्पर लंब है। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 पर हम चलते हैं और देखते हैं। तो हम उपस्थित हो गए प्रश्न संख्या 6 को लेकर। ठीक से देखो, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझाने चले हैं। इसमें पूछ क्या रहा है हमसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब दो सदिश हमको दे रखे हैं ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और डॉट ए माइनस बी वेक्टर इतना बराबर 8, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का एक बार जोड़ना एक बार घटाना और दोनों का डॉट बराबर हो रहा है 8। उसके बाद कहता है कि मॉड ए वेक्टर जो है वो बराबर है 8 मॉड बी, यानी कि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो बी वेक्टर के परिमाण का 8 गुना है। तो ए वेक्टर का मॉड निकालो, बी वेक्टर का मॉड निकालो। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सदिश का जब अदिश गुना होता है, डॉट गुना जब होता है, तो डॉट गुना में बीजगणित के सारे नियम लागू होते हैं। मतलब अलजेब्रा में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सारे नियम लागू होंगे। बस वही मेथड हम यहाँ अपनाएंगे और बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमसे कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखो ध्यान से समझो, इस बात को समझो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इतना बराबर हो जाएंगे 8। ये हमको गिवन है, दे रखा है। तो हमने क्या कहा, बीजगणित के सारे नियम लागू होंगे, तो एक बार जुटे एक बार घटे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे बी वेक्टर का स्क्वायर और बराबर हो गया अपना 8। और हमने एक बात पढ़े थे पीछे, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। ए वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और दो सदिशों के जब डॉट गुना होते हैं तो उनके मॉड और फिर लगता है साथ में cos थीटा, तो यहां से आएगा ए वेक्टर का मॉड फिर ए वेक्टर का मॉड और फिर कोई सदिश खुद के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएंगे मॉड ए कितने बार मॉड ए, 2 बार, तो ये हो जाएंगे मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर और इंटू cos 0, तो ये हो जाएगा अपना 1, तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वो मॉड ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर और माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएंगे मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर और बराबर कितना, तो बराबर हो जाएंगे 8। मॉड ए को देखो, मॉड ए कितना है, तो मॉड ए जो है बराबर है 8 मॉड बी के, मतलब बराबर है, तो बराबर है तो उसके बदले में रख सकते हो, तो हम रखते हैं। तो मॉड ए के जगह पर 8 मॉड बी भरेंगे, तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा, या मॉड ए का मान इतना है बराबर के, तो इतना बराबर है तो रखना पड़ेगा, तो ये 8 मॉड बी एक के जगह पर हमने भर दिया और इसके बाद इतना का स्क्वायर, ए वेक्टर के बदले में हमने 8 मॉड बी भर दिए और उतना का स्क्वायर माइनस फिर ये हो जाएंगे मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर और फिर बराबर हो जाएंगे 8। यहां तक ठीक है। उसके बाद देखो, जब स्क्वायर करते हैं ना तो गुना में जितने टर्म होते हैं सारे पर स्क्वायर हो जाएंगे, तो 8 पर भी स्क्वायर होगा और जब 8 पर स्क्वायर होंगे तो यहां से अपना मान आएगा 64 और ये मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर और उसके बाद माइनस मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर और बराबर कितना के, तो बराबर होंगे 8 के।
तो यहां से हो जाएंगे बराबर में 8। अब देखो 64 मॉड बी के स्क्वायर में से एक मॉड बी का स्क्वायर घटेगा। अच्छा, इसके बगल में कुछ नहीं है तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो एक है और इसके बगल में तो 64 है, तो मॉड बी का स्क्वायर 64 को उनमें से घट जाएगा एगो मॉड बी के स्क्वायर, मतलब 64 मॉड बी के स्क्वायर में से एक मॉड बी के स्क्वायर घटेंगे। अच्छा, इसके बगल में कुछ नहीं है तो एक है, याद रखना। तो यहां से 64 मॉड बी के स्क्वायर में से एक मॉड बी का स्क्वायर घटा तो अपना बच जाएगा 63 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, और उसके बाद यहां से आएगा अपना 8 और फिर मॉड बी यहां से अपना क्लियर हो गया। मॉड बी वेक्टर का मान जो स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 8/63, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट आ जाएंगे, तो इसलिए मॉड बी वेक्टर का मान जो आएगा वो आएगा √अंडर 8/63, और ये जो वैल्यू होंगे 8 का वर्गमूल 2√2 और फिर 63 का 9×9 = 63, मतलब इसका 3√7। फिर देखते हैं कि इसका और कौन सा मान निकालें। इस प्रकार से हमारा मॉड बी क्लियर हो गया, यानी कि बी वेक्टर का परिमाण क्लियर हो गया। तो बी वेक्टर के परिमाण हमारा क्लियर हो गया, ये 2/3 √अंडर 2/7। अब देखो हमारा मॉड बी क्लियर, बी वेक्टर का मॉड क्लियर। अब हमको क्या पूछ रहा था, तो मॉड ए और मॉड बी दोनों पूछ रहा था, दोनों अलग अलग पूछ रहे थे। तो ए वेक्टर का मॉड, तो ए वेक्टर का मॉड हो जाएंगे 8 मॉड बी, तो यहां से हो जाएंगे 8 मॉड बी, और ये हो जाएंगे 8 गुने और मॉड बी, तो मॉड बी का मान हमारा ये हो जाएंगे 2/3 √अंडर 2/7। तो यहां से अपना क्लियर हो गया कि मॉड ए वेक्टर बराबर 16/3 और √अंडर 2/7। चलो हम अगला सवाल में चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न हमसे यह कह रहा है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और इसका डॉट गुना हुआ है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट गुना करो और फिर मान निकालो। तो इसके डॉट गुना कर रहे हैं फिर मान निकालने हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा है बीजगणित के सारे नियम लागू होंगे कहाँ, तो सदिशों के अदिश गुना है। तो डॉट ही तो गुना करने, ये तो क्या है, डॉट गुना है। तो अब बढ़ाएंगे इसको आगे 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और फिर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, हमने डॉट कर दिए। अब जब डॉट गुना करेंगे एक टर्म से, जिस प्रकार से अलजेब्रा में गुना करते हैं, एक टर्म से सारे टर्म में इधर के, तो एक टर्म से इसमें, फिर इससे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, उसके बाद फिर 3 से 7 वाला में तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर और डॉट ये हो जाएंगे 7b वेक्टर। अब एक टर्म से हमने दो अलग अलग पद में गुना कर दिए, फिर अब -5 से ये वाले टर्म से फिर इसमें और फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहां मिलेगा ये हमारा 5b वेक्टर और उसके बाद डॉट 2a वेक्टर, फिर इससे आप इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएंगे फिर से 5b वेक्टर और डॉट ये हो जाएंगे 7b वेक्टर। हमने कहा था कि अदिश से अदिश का और सदिश से सदिश का गुना करो, तो यहां से वैल्यू हो जाएंगे 6a डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी बोले ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है वो होता है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिखो ए वेक्टर का स्क्वायर और फिर ए वेक्टर का स्क्वायर, हमारा वैल्यू आता है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। फिर आगे देखो यहां से 7 और 3 का गुना करेंगे तो 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसके बाद 5 और 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसके बाद फिर यहां से आएगा 5 और 7 का तो -35 और सुनो बी डॉट बी बराबर मॉड बी का स्क्वायर, अरे बोले ना अभी
अभी हमने बोला कि बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर के लिए बोले थे, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएंगे बी वेक्टर का स्क्वायर, और जिसके स्क्वायर करेंगे उसका मान आता है मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से हमने ए डॉट ए को किया है मॉड ए का स्क्वायर, उसी तरह से बी डॉट बी का हो जाएगा मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ए डॉट बी बी डॉट ए, तो हमने कहा था अदिश नियम में सारे नियम लागू होते हैं, तो एक्स गुने वाई, वाई गुने एक्स, अलजेब्रा के सारे नियम। तो यहां से हम बी डॉट ए को हम लिखेंगे 6 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, और उसके बाद 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये माइनस ये हो जाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम को चेंज हो जाएंगे, बी आगे मतलब ए आगे बी पीछे, माइनस 35 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहां से देखो तो 10 ए डॉट बी में से घटा दिए कितने, 21 ए डॉट बी में से घटा दिए, तो यहां से 10 ए डॉट बी, 21 ए डॉट बी में से 10 ए डॉट बी घट गए, तो अपना आएगा 6 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस में 21 ए डॉट बी, उसमें से 10 ए डॉट बी घट गए, तो ये बच जाएंगे अपना 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, और ये हो जाएंगे यहां से वैल्यू हमारा आएगा माइनस 35 बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो ये हमारा रिपोर्ट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से होंगे, 21 प्लस में 10 माइनस में, तो यहाँ प्लस में आएंगे 11 ए डॉट बी और माइनस में मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 को हमने सॉल्व कर दिया, और यही हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। और इसके बाद हम चलेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, या हमारा ये जो कंसेप्ट प्रक्रिया से होकर हमने यहाँ तक लाए, तो ये हमारा क्लियर हो गया। 7 नंबर के बाद 8वां नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रश्न संख्या 8 हमसे ये पूछ रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण बराबर है, मतलब ए वेक्टर का मॉड, इसको हम हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मॉड बराबर होगा बी वेक्टर के मॉड के, परिमाण बराबर है और हमको मॉड ही पूछ रहा है, ए मॉड बी भी पूछ रहा है, जबकि परिमाण बराबर है। बीच का कोण, तो थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। फिर कहता है अदिश गुणनफल, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमको दे रखा है 1/2। तो हमसे पूछ रहा है कि मॉड ए निकालो मॉड बी निकालो, इसका मान बताओ। तो सुनो, हम फॉर्मूला लगाएंगे वही, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और यहां से कॉस थीटा। तो देखो ए डॉट बी पहले से कह रहा अदिश गुना 1/2 है, एक मतलब ए डॉट बी 1/2 है, तो ए डॉट बी जहां है वहां भरेंगे 1/2 बराबर मॉड ए मॉड बी, यह तो पता करना है। और एक बात दे रखा है कि मॉड ए जितना है उतना ही मॉड बी है, अर्थात ए के परिमाण जितने हैं उतना ही बी के परिमाण है, तो हम लिख सकते हैं इसको मॉड ए वेक्टर, और उसके बाद देखो मॉड बी कितना के बराबर, मॉड ए के बराबर, तो ये फिर हो जाएगा मॉड बी के बदले में हम मॉड ए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो ये हो जाएगा फिर मॉड ए वेक्टर, और उसके बाद यहां से कॉस थीटा, कितने डिग्री का कोण, तो यहाँ पे कह रहा है 60 डिग्री का कोण, आपको पता है कॉस 60 डिग्री का मान, तो ये हो जाएंगे 1/2 और ये बराबर हो जाएंगे मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, और कॉस 60 का मान पता है ये होता है साइन 30 के बराबर, साइन 30 का कितना होता है 1/2, वही होगा कॉस 60 का मान, तो यहां से हो जाएंगे 1/2 और फिर 1/2 से 1/2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में है, तो यहां बचेगा कितना, एक बचेगा, एक मतलब एक कटेगा, एक बचेगा, और फिर यहां से वैल्यू आएंगे या एक बराबर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर या मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1, इसीलिए मॉड ए वेक्टर बराबर हो जाएंगे √1, यानी कि 1। तो हमारा यहां से क्लियर हो गया, मॉड ए वेक्टर का मान वो आ गया अपना 1, और देखो जितना मॉड ए है उतना ही तो मॉड बी है, तो इसीलिए आपका
मॉड बी भी हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे 1। तो इस प्रकार से मॉड ए और मॉड बी दोनों हो गए हमारा 1। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियोज में लगातार प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं एक एक सवाल को इसमें समझाने का प्रयास करूंगा और आपका एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न कंसेप्ट के साथ मैं आपको डील करूंगा। धन्यवाद।